हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जस्ट पिछला वीडियो आप लोग के लिए बनाए थे, उसमें हम काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को सिखाए थे कि किस प्रकार से आप असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। उस वीडियो को देख के आपको निश्चित ही काफ़ी फायदा मिला होगा। आज हम एक नया टॉपिक पर बात करते हैं, तो चलिए फटाफट अपना पेन और डायरी उठाइए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे उसको आपको नोट करना है, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप लिखिएगा कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज एक नए टॉपिक पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो है, कोई भी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं, वो क्या क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन लेते हैं। H2 + O2 = H2O, H2 + O2 = H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। हम बैलेंस इक्वेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है, इससे हमें जानकारी मिलता है कि कौन कौन से तत्व, अणु या यौगिक इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। सबसे पहला संकेत जो हमें मिलता है वो ये मिलता है, अभिकारक और प्रतिफल के बारे में हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक जो है वो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और इससे हमें मिलता है H2O जल। इसका जानकारी हमें इस रासायनिक समीकरण से मिल रहा है। दूसरा जो जानकारी हमें मिलता है, ये मिलता है कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं और क्या बना। सबसे पहले तो उसका संकेत और सूत्र का पता चला। दूसरा क्या भाग लिया और क्या बना। तो भाग लिया इसमें H2 और O2 अभिकारक के रूप में, और जो हमें प्रतिफल मिला वो मिला H2O। ये दूसरी बात हो गई। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल के कितने अणु भाग लिए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वो 2 अणु भाग लिया और ऑक्सीजन का 1। दूसरी बात यहाँ पे है, यहाँ पे जल का 2 अणु बना। यहाँ पे इस बात का भी हमें जानकारी मिलता है कि कितना अभिकारक भाग लिया और उससे कितना प्रतिफल का अणु प्राप्त हो। उसके अलावा जो रासायनिक समीकरण है, उससे हमें ये भी पता चलता है कि इसमें भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के मोलों का अनुपात क्या है, कितना मोल अभिकारक है और कितना मोल प्रतिफल है। ये सारी बातें जो है वो हमें किसी भी रासायनिक समीकरण से पता लगता है। उसके अलावा यहाँ पे जो तत्व भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, उसके द्रव्यमानों का अनुपात भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं एक एक करके कि ये जो समीकरण है, इससे हमें क्या क्या चीज मिलता है। और अभिक्रिया में भाग लिया है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो रासायनिक समीकरण है, इससे पता लग रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो है जल। पहली बात ये होगी। दूसरा बताते हैं आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, और जल का बन रहा है 2 अणु। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसलिए जल का बना 2 अणु, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिए। यहाँ पे परमाणु लिख रहे हैं, यहाँ पे परमाणु लिख रहे हैं, यहाँ पे अणु लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक ही प्रकार के तत्वों से बना है, और यहाँ पे ये 2 एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दूसरी बात ये, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 मोल भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, ऑक्सीजन का 1 मोल भाग लिया है, और इससे जो हमें जल प्राप्त हुआ है वो 2 मोल जल प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना भार है, तो हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन है 2, चूंकि हाइड्रोजन 4 है तो इसका भाग ले रहा है 4 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32 ग्राम। और इससे जो जल बन रहा है वो है, ये H का होता है 1, ये हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 18, 18 दूनी 36 ग्राम। ये बना, यानी कि 4 ग्राम और 32 ग्राम दोनों मिला के कितना हो गया 36 ग्राम। जितना अभिकारक भाग लिया उतना प्रतिफल प्राप्त हो गया। और यहाँ पे STP पे
1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। 2 मोल है तो 2 गुने 22.4 लीटर, ये भाग लिया 22 दूनी 44.8 लीटर। और यही पे ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ये भाग लिया है 22.4 लीटर, और जल का बात करेंगे 2 गुना 22.4 लीटर बराबर हो गया 22 दूनी 44.8 लीटर। ये STP पे निकाले हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो 2 मोल है तो 2 गुना 22.4, ऑक्सीजन का 1 मोल है तो 22.4, और जल का 2 मोल है तो 2 गुना 22.4। ये सारा चीज आप एक रासायनिक अभिक्रिया अगर दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं दूसरा, H2 + Cl2 = 2HCl। इससे भी आप उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भाग जो लिया है रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग लिया है हाइड्रोजन। ये सिर्फ समीकरण से हमें पता लग रहा है। और क्या भाग लिया है, क्लोरीन। इससे बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसका मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अलग चीज। दूसरी बात है H2 का एक परमाणु भाग लिया है, Cl2 का एक परमाणु भाग लिया है, और HCl का 2 अणु यहाँ पे बना। उसके बाद इसका H2 का 1 मोल है, Cl2 इसमें भाग लिया है 2 मोल, और HCl का 2 मोल अभिक्रिया के दौरान बना। उसके बाद इसका यदि भाग निकालते हैं तो H2 का होता है 2 ग्राम, Cl2 का होता है 35.5, 2 है तो 35 दूनी 70, 71 ग्राम। H का होता है 1, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 36 दूनी 73 ग्राम। यहाँ पे देखिए 2 ग्राम 71 ग्राम, 71 2 73 ग्राम, यानी कि जितना भाग लिया उतना बढ़ गया। उसके बाद STP पर जो हाइड्रोजन है उसका 22.4 लीटर भाग लिया, क्लोरीन का भी 22.4 लीटर भाग लिया, और HCl का जो यहाँ पे बना 2 गुने 22.4 लीटर बराबर 44.8 लीटर। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया से ये सारी सूचनाएं मिलती हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसको संकेत के रूप में इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं। तो उसका छोटा सा जवाब है कि इस जैसे ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यदि आप अभिक्रिया लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब इसको आप शॉर्ट में अगर रासायनिक अभिक्रिया को इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो सिर्फ लिख दीजिएगा H2 + Cl2 = 2HCl। तो अगर इसको आप भाषा में लिखेंगे तो उसका जगह अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, और उसको इक्वेशन के रूप में लिख दिए तो ये काफ़ी छोटा सी जगह पर हो गया और कम समय में आप लिख सकते हैं। पहला फायदा ये हुआ रासायनिक समीकरण लिखने का। दूसरा फायदा ये है कि रासायनिक समीकरण यहाँ पे इंडिया में जैसे H2 हाइड्रोजन है, Cl2 क्लोरीन है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये दुनिया के हर एक देश में इसको इसी नाम से जाना जाता है और इसका सिंबल यही होता है। ये सिंबल कभी कहीं दुनिया के किसी भी कोनों पे बदलता नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये हम हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा देश जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के जानकार कम हो तो उनको समझने में समस्या हो जाएगा, वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में सिंबल देने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए रासायनिक समीकरण का अगर प्रयोग करते हैं तो इसका दूसरा फायदा ये होगा कि इसका ये जो सिंबल है, ये जो संकेत है, ये पूरी दुनिया में मान्य है। लिखने से एक और फायदा होता है, रासायनिक समीकरण लिखने से यहाँ पे पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग लिया है और कौन क्या बना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी हमें संकेत से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो तीर चिन्ह है ये सेपरेट कर देता है, ये दोनों को बांट देता है। तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर प्रतिफल, जो हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप निश्चित ही देखिएगा। और रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है इसका भी बहुत अच्छा वीडियो
हम डाल चुके हैं, उसको आप देखिएगा। उसका रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को भी देखिए। अब आगे बात करते हैं। अब जहाँ रासायनिक समीकरण लिखने से बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा लाभ है, उससे बहुत सारा चीज़ का जानकारी मिलता है, तो इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। सीमा मीन्स होता है, इसको आप यूँ समझ लें कि आप यदि पटना में है और पटना से आपको दिल्ली जाना है तो आप हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से चल जाएंगे, या आप ट्रेन से चल जाएंगे, या आप बाइक से भी जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाए कि पटना से आप अमेरिका जाइए, तो आप बाइक से नहीं जा सकते हैं, बस से नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं लेकिन काफ़ी कठिनाई होगा, ट्रॉली जो लोग चल देता है वैसा नहीं हो पाएगा, उसके लिए प्लेन से जाना पड़ेगा। तो इसका एक लिमिटेशन हो गया। अगर 1000 आदमी को संबोधित करना है तो एक माइक चाहिए, एक बहुत बड़ा बॉक्स चाहिए, तब आप अपने बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो या अगर 2-4 आदमी हैं तो आप बैठ के उससे बात कर सकते हैं। तो हम जो सिंपली किसी से बात करते हैं इसका लिमिटेशन है। जब 1000 लोग हो जाएगा, 2000 लोग जाएगा, तो हम अपनी बातों को उसके पास तक यूं ही पहुंचा नहीं सकते, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक माइक चाहिए। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं, तो रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहला जो रासायनिक समीकरण का सीमा है वो ये है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक या प्रतिफल का जो भौतिक अवस्था है उसके बारे में जानना होता है। वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3। तो कोई भी जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण से हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। दूसरा चीज कि कोई भी रासायनिक समीकरण अगर दिया हुआ है तो हमें ये पता नहीं लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इस बात की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। अगला चीज ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो किस कंडीशन के अंतर्गत होता है, उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, ये रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है उसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये पता नहीं लगता है। कोई भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ रहेगा तो ये हमें समझ में नहीं आएगा। या मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो उस वहाँ पे भी पराबैंगनी विकिरण या सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो वो टूटता है, तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, लेकिन जो समीकरण है उससे ये पता नहीं लगता है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण जो है वो किस कंडीशन के अंतर्गत होता है, ताप क्या चाहिए, दाब क्या चाहिए, क्या सांद्रण चाहिए, क्या उत्प्रेरक चाहिए, इस बात का जानकारी हमें नहीं मिलता है। तो ये जो पॉइंट है वो हो गया रासायनिक समीकरण की सीमा है। इसके अलावा कोई भी रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है उससे हमें ये पता नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे एक पटाखा है, एक बम आप लेते हैं और उसको जलाते हैं माचिस की तीली से, तो चूंकि वो हमारे प्रैक्टिकल में है तो हमें पता है कि ये विस्फोट करेगा, लेकिन कोई रिएक्शन है और वो भी विस्फोट के बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो विस्फोट के साथ संपन्न होता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया से पता नहीं चलता है। ये सारा जो ये डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं रासायनिक समीकरण के। तो एक चीज और का आपको ध्यान देना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण में हमें यह भी पता नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है। ये सारा जो पॉइंट है जो रासायनिक समीकरण से हमें पता नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जब ये सारा समस्या आ गया, ये सारा जो डिसएडवांटेज है, तो इसको हटाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को अधिक अट्रैक्टिव, अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है, जिसको यदि रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम खुद से जोड़ दें तो हमारा रासायनिक समीकरण काफी एग्जैक्ट हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को देख के उससे सारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा, ये आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर सॉलिड हो, जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अगर वो सॉलिड होगा तो उसके लिए S लिखेंगे, लिक्विड रहेगा तो L लिखेंगे और गैस रहेगा तो G लिखेंगे। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G। यदि जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो समीकरण है वो H2 हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे हाइड्रोजन चूंकि गैस है तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में G। इससे पता चलता है कि गैस है, क्लोरीन भी गैस है और यहाँ पे HCl जो बनता है वो है लिक्विड। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि इसका जो अवस्था है वो क्या है। अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो या अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो, दो प्रकार का अभिक्रिया होता है, इसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं।
ऊष्मक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है C+O2 इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा। दूसरा एग्जाम्पल है N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा बराबर NO2। यहाँ पे इस दोनों समीकरण 2NO। पहला जो समीकरण है वो है C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा। दूसरा समीकरण लेते हैं N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा बराबर 2NO। आप इस दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए। पहला समीकरण में प्रतिफल में ऊष्मा है और दूसरा समीकरण में अभिकारक में ऊष्मा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिफल में ऊष्मा है तो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ये जो अभिक्रिया होगा वो होगा ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा जो समीकरण है उसमें अभिकारक में ऊष्मा है, यानी कि इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो ये जो अभिक्रिया हो गया वो हो गया ऊष्मशोषी अभिक्रिया। अब अगर यहाँ पे ऊष्मा लिखा हुआ नहीं रहे और यहाँ पे ऊष्मा लिखा हुआ नहीं रहे, यहाँ पे ऊष्मा मेंशन नहीं रहेगा, तो आपको सिर्फ अभिक्रिया C+O2 इक्वल टू CO2 को देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये ऊष्मक्षेपी है या ऊष्मशोषी। या अगर यहाँ पे ऊष्मा नहीं रहेगा तो N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, इस समीकरण को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि ये ऊष्मा इसमें उत्पन्न हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। लेकिन जो ही हम यहाँ पे ऊष्मा मेंशन कर दिए तो स्पष्ट है कि ये जो है ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है और दूसरा जो अभिक्रिया है ये है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो ये लिख के रासायनिक समीकरण को आप और अच्छा बना सकते हैं। अगला पॉइंट पर बात करते हैं। समीकरण लिए CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2। CaCO3 ये है सॉलिड फॉर्म में, CaO ये भी है सॉलिड फॉर्म में और ये बना गैस फॉर्म में। ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो समीकरण है यहाँ पे CO2 गैस बन रहा है। तो हम अगर इस समीकरण में यहाँ जो CO2 है इसके बगल में इस तरह से तीर का चिन्ह देते हैं, तो तीर का चिन्ह ऊपर दे दिए, ये स्पष्ट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस है, क्योंकि गैस जो बनेगा वो ऊपर उड़ जाएगा। तो इस समीकरण को और अच्छा बना दिए। हम यहाँ पे इसका स्टेट तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, गैस है, और गैस है तो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। तो जहाँ कहीं भी किसी भी समीकरण में कोई भी उसका जो प्रोडक्ट हो और उसके बगल में तीर चिन्ह ऊपर की ओर हो तो आपको समझ जाना है कि वो गैस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल लिए AgNO3 प्लस HCl इक्वल टू AgCl प्लस HNO3। दूसरा लिए CuSO4 प्लस H2S इक्वल टू CuS प्लस H2SO4। दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखिए। तो दोनों समीकरण को ध्यान से देखने के बाद आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखता होगा कि यहाँ पे जो तीर चिन्ह है वो नीचे की ओर है, और ये जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे भी स्पष्ट दिखता है कि यहाँ पे जो तीर चिन्ह है वो नीचे की ओर है। तो तीर चिन्ह नीचे की ओर बता रहा है कि इस अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण हुआ जो भारी होता है और वो नीचे की ओर बैठ जाता है, उसको बोलते हैं अवक्षेप। यानी कि अवक्षेप को दर्शाने के लिए जो यौगिक बनता है उसके बगल में तीर चिन्ह नीचे की ओर रहता है। जैसे गैस को दर्शाने के लिए प्रतिफल में जो गैस हुआ उसके लिए तीर चिन्ह ऊपर की ओर, तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए तीर चिन्ह को नीचे की ओर लिखते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर दिया हुआ है तो उसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए वो किस कंडीशन के थ्रू हो रहा है उसको दर्शाने के लिए तीर चिन्ह के ऊपर डाला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया अभिकारक, और आप जानते हैं कि इससे क्या मिलता है, प्रतिफल। तो अगर उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने में दाब चाहिए, ताप चाहिए, सांद्रण चाहिए, प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए, उसको तीर चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, उत्प्रेरक। अगर इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उत्प्रेरक चाहिए या सांद्रण चाहिए या ताप चाहिए, दाब के अंदर करवा रहे हैं, क्या किस कंडीशन के अंदर ये अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण में जो तीर चिन्ह होता है उसके ऊपर उसको लिख देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया अगर संपन्न कराना है तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए। अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए एक और टॉपिक है, एक और काम आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ पे जो तीर चिन्ह है इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो तीर चिन्ह है वो ऐसे दिया हुआ है, और अभी तक आपको जो तीर का चिन्ह दिखाए थे
वो एक ही डायरेक्शन की ओर था, और यहाँ पे जो तिरछिल है ये दोनों डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये बताता है कि अभिक्रिया उत्कर्मणीय है या अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अभिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से अभिकारक बनाया जा सकता है। N2 और H2 का अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया को यदि तोड़ते हैं तो N2 और H2 बनता है। ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होता है, प्रतिफल और प्रतिफल से पुनः अभिकारक। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको कहते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। अगर कोई उत्कर्मणीय अभिक्रिया है तो उसको दर्शाने के लिए अगर आप इस तरह का तिरछिल देते हैं तो वो रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी हो जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। फायदा उठाते हैं तो एक बात आप ध्यान रखें कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप सबों के लिए तो बना ही रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित ही आप काफ़ी एक्टिव होंगे, क्योंकि मोबाइल पे आजकल तो बहुत सारा कॉमेडी वीडियो वगैरह वगैरह वीडियो आते रहता है, जिसको देखकर बहुत सारा बच्चा अपना टाइम पास करते रहता है। लेकिन एक चीज़ का गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप निश्चित ही अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस होंगे और आपके अंदर सीखने का ललक होगा। तो आप तो सीखे हैं, और आप के जो नियरेस्ट आपके फ्रेंड हैं उसको भी इसके बारे में जानकारी दें, उनके साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करवाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।